गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नाम है केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध बल्कि कहना चाहिए, लेकिन जनरली हमारे यहाँ जो प्रचलित शब्द है वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो एक सरकार होती है पूरे देश की, इसलिए केंद्रीय सरकार उसको कह देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कह देते हैं। और बाकी जो राज्य तो हैं वो आपको पता ही है। वास्तव में वो संघ सरकार है। संवैधानिक शब्दावली का अगर हम प्रयोग करें तो वो संघ सरकार है, लेकिन बोलचाल में हम उसको केंद्र सरकार कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट। तो शुरू करते हैं बातचीत। आपको पता है कि हमारे यहाँ संविधान के द्वारा संघीय शासन की स्थापना की गई। भारत एक संघीय राज्य है, यानी यहाँ पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। एक पूरे देश की सरकार है और दूसरी क्षेत्रीय सरकारें हैं। जिनको हम राज्य सरकारें कहते हैं। पूरे देश की सरकार जो है, पूरे मतलब केंद्र सरकार, संघ सरकार जिसको संविधान में कहा गया है, बोलचाल में जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, वो पूरे देश के लिए काम करती है। पूरे देश के लिए संसद कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करने का काम करती है। और जो राज्य के जो स्तर पर जो सरकार है, वो राज्य के अपने सीमा क्षेत्र के लिए कानून बनाती है और वहाँ की कार्यपालिका उसे लागू करती है। संविधान में हमारे विधायी शक्तियों का, कार्यपालिका शक्तियों का और वित्तीय शक्तियों का, वैसे विधायी शक्तियों में ही वित्तीय शक्तियां भी समाहित हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का संघ की इकाइयों के मध्य विभाजन किया गया। संघ की इकाइयां, संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बंटवारा हुआ है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, हमारे यहाँ न्यायिक शक्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था संघात्मक है, कार्यपालिका संघात्मक है, व्यवस्थापिका संघात्मक है, लेकिन जो न्यायपालिका है वो संघात्मक नहीं है, वो एकात्मक है। न्यायपालिका की एक व्यवस्था है पूरी ऊपर से नीचे तक, जिसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश, सभी न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है और वो हर मामले में सुन सकता है, हर मामले को। यानी वो अपीलीय न्यायालय भी है और संघीय न्यायालय भी है। अमेरिका से भिन्न है ये व्यवस्था हमारे यहाँ। अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर दो प्रकार की न्यायपालिका है, दो न्यायिक व्यवस्था है वहाँ पर। जैसे सरकारें दो तरह की है, वैसे न्यायिक व्यवस्था भी दो प्रकार की है। एक संघीय न्यायालय होते हैं, फेडरल कोर्ट्स होते हैं, और एक होते हैं स्टेट कोर्ट्स, स्टेट के सुप्रीम कोर्ट होते हैं अलग अलग। 50 राज्य आपको पता है अमेरिका में, और उनमें से हर एक में अपना सुप्रीम कोर्ट है, अपना अलग न्यायिक व्यवस्था है। वो वहाँ का जो लोकल कोर्ट है, राज्य का जो कोर्ट है, वो राज्य की विधियों पर के बारे में न्याय करता है। और दूसरे फेडरल कोर्ट्स होते हैं, वो संघ की विधि से संबंधित मामलों में न्याय करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ हाई कोर्ट में आप संघीय कानून पर भी मुकदमा कर सकते हो और राज्य के कानून पर भी मुकदमा कर सकते हो। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में राज्य के विरुद्ध भी जा सकते हो। अगर राज्य आपका कोई मौलिक अधिकार छीनता, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ या अपील में चले जाओ, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील करके जा सकते हो। यानी राज्य के कानून के विरुद्ध मुकदमा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है और हाई कोर्ट भी सुन सकता है। संघ के कानून के विरुद्ध भी इसी तरह से हो सकता है। अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ न्यायिक प्रणाली एकीकृत है। ये एक विशिष्ट बात है हमारी शासन प्रणाली की। हमारे यहाँ राज्य विधियों के लिए अलग न्यायालय नहीं है, संघ विधियों के लिए अलग न्यायालय नहीं, दोनों के लिए कॉमन न्यायिक व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसके शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट,
हमारे यहाँ राज्यों को यद्यपि बहुत सारी स्वायत्तता है, अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता मतलब अपने उनके विशिष्ट अधिकार हैं जिनमें हस्तक्षेप नहीं होता है, फिर भी संघीय व्यवस्था के सफल संचालन के लिए दोनों के मध्य जो है समन्वय पर बल दिया गया है। दोनों सरकारों के बीच तालमेल रहना चाहिए। दोनों की अलग अलग शक्तियां बांटी हैं और उसके बाद उनमें तालमेल की भी व्यवस्था की है कि ऐसा नहीं कि दोनों अपने अपने क्षेत्र में मनमानी करें, तालमेल बैठाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई। संविधान के भाग 11 और 12, 10 की बात हमने की थी अभी थोड़े दिन अभी पिछले चैप्टर में संविधान संशोधन, अब भाग 11 की बात कर रहे हैं, सॉरी 10 नहीं वो 20 था, 20 की बात की थी हमने, 10 अलग है, 10 की बात फिर करेंगे भी। भाग 11 और 12 में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भाग 11 और 12 में 11 जो है उसमें विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन है और 12 में वित्तीय शक्तियों का विभाजन है। अभी हम आगे विस्तार से देखेंगे। कुल मिला के 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे इसको। पहले विधायी शक्तियों का विधायी संबंध या विधायी शक्तियों का विभाजन, दूसरा प्रशासनिक संबंध या प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन और तीसरा वित्तीय संबंध। ये 3 प्रकार के संबंध हम संघ और राज्य की सरकारों के बीच के देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे विधायी संबंधों की। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि संविधान के भाग 11 में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो विधायी संबंधों का है, 245 से 255 तक ये अनुच्छेद हैं संविधान के। भाग 11 चैप्टर 1 अनुच्छेद 245 से 255 ये विधायी संबंध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल यहीं पर ये विवरण मिलता है, इसके अलावा भी अन्य प्रावधान भी हैं जो इससे संबंधित हैं। जैसे आप 7वीं अनुसूची की बात हम करेंगे, वो भी विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसी तरह से संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेद भी हैं जिनकी चर्चा भी हम इस दौरान करेंगे, वो इस विधायी संबंधों से संबंधित हैं। संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 4 बिंदुओं में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु होगा संघ तथा राज्य विधि का क्षेत्रीय विस्तार, यानी संघ की कानून किस किस क्षेत्र में लागू होगा, देश के किस किस भाग में लागू होगा और राज्य का कानून कहाँ लागू होगा। क्षेत्रीय विस्तार का मतलब किस क्षेत्र में लागू होगा, भूमि के किस क्षेत्र में संघ का कानून लागू होगा और भूमि के किस क्षेत्र में राज्य का कानून लागू होगा। पहले तो हम ये देखेंगे। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किस प्रकार, विषय वस्तु के आधार पर देखेंगे। कौन से विषय संघ के पास, कौन से विषय राज्य के पास, कौन सा क्षेत्र हुआ पहले तो हमने देखा, फिर अब दूसरा हम देखेंगे कौन से विषय। तीसरी बात हम देखेंगे कि जो राज्य को विषय दिए गए हैं क्या उनमें भी संघ की सरकार कानून बना सकती है और यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में बना सकती है, ये हम देखेंगे। और चौथी बात, जो राज्य की सूची पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाएगी क्या उस पर संघ का नियंत्रण होगा, यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में होगा। ये 4 बातें हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, विधियों का क्षेत्रीय विस्तार। देखिए संसद, पहली बात तो ये जान लीजिए, संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। ये संविधान में प्रावधान 245। संसद पूरे देश के लिए या देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। स्वाभाविक सी बात है, जब पूरे देश की संसद है तो पूरे देश के लिए बनाएगी। जो पूरे देश के लिए बना सकती है तो किसी भाग विशेष के लिए भी बना सकती है। दूसरी बात, राज्य का जो विधानमंडल है वो संपूर्ण राज्य अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकता है। राजस्थान का विधानमंडल राजस्थान के जो एरिया है उसके लिए कानून बना सकता है। गुजरात के लिए तो नहीं बना सकता है क्योंकि गुजरात के लिए पावर ही नहीं है उसके पास।
जो क्षेत्र उसको मिला है उस क्षेत्र के लिए वो कानून बना सकता है, या उसके किसी क्षेत्र विशेष उसके जिले के लिए भी बना सकता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ जो एरियाज को जो है टीएसपी एरिया घोषित किया हुआ है, उसके लिए अलग कानून बना सकती है। कुछ कुछ मामलों में वहाँ की अलग व्यवस्था कर सकती है सरकार, या अन्य किसी मामले में भी कर सकती है। नेक्स्ट, संसद भारतीय नागरिकों तथा उनकी संपत्ति के नियंत्रण हेतु क्षेत्रातीत कानून भी बना सकती है। क्षेत्रातीत मतलब जो क्षेत्र के बाहर लागू हो। जैसे भारत का कोई नागरिक लंदन में रह रहा है, चला जाता है, तो वो कानून उस पर भी लागू होगा। ऐसा नहीं कि वो लंदन में चला गया तो उस पर लागू नहीं होगा, या उसकी कोई संपत्ति है वहां पर तो उस पर भी लागू होगा, वो भारत का नागरिक है तो। नेक्स्ट, संघ शासित जो प्रदेश होते हैं, जिनको हम केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज कहते हैं जनरली, उनके लिए तथा जो क्षेत्र राज्य के दायरे में नहीं आते। देखिए, मुख्य रूप से हमारे यहाँ दो तरह के क्षेत्र होते हैं सामान्यतया। एक होता है केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा राज्य। कई बार क्या होता है, आपको एक कोई नया क्षेत्र मिल जाता है। जैसे सपोज करिए भारत समुद्र में कोई नया द्वीप भारत के कंट्रोल में आ जाए। सपोज करिए आप किसी युद्ध से हम जीत लें, या कोई देश से हम खरीद लें, ऐसा हो सकता है। तो वो जो भारत का राज्य क्षेत्र होगा, क्योंकि वो शुरू में न तो भारत की का यूनियन टेरिटरी होगा, न भारत का वो जो है राज्य होगा। ऐसे क्षेत्रों के लिए संसद सभी किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। एक तो यूनियन टेरिटरी के लिए बना सकती है जहां पर विधानसभा नहीं है। आपको पता है कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहां विधानसभाएं हैं, जैसे दिल्ली है। दिल्ली को तो अर्ध राज्य बना दिया गया, विशिष्ट स्थिति है दिल्ली की अब। एक पौंडीचेरी है। इसी तरह से जम्मू और कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान है। तो यहाँ तो राज्य सूची के विषयों पर ये विधानसभाएं कानून बनाएंगी। लेकिन जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे आपका दमन और दीव है, दादरा नगर हवेली है, लद्दाख है, इनमें जो है कानून बनाने का काम संसद कर सकती है किसी भी विषय पर। और इसके अलावा कोई नया क्षेत्र भारत को प्राप्त होता है तो उस पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास रहता है। जैसे आपको पता है 1975 में हमने सिक्किम हमें मिला था, और उसको बाद में हमने राज्य का दर्जा दे दिया। लेकिन जब तक राज्य नहीं रहा तो वो एक प्रोटेक्टरेट स्टेट था पहले भारत का, और उसके बाद बीच में वो जो है एक विशिष्ट स्थिति रही उसका, तो उसके लिए भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास था। तो ये हुआ क्षेत्रीय विस्तार विधियों का। दूसरी बात करते हैं विषय वस्तु के आधार पर विभाजन। देखिए, विषय वस्तु के आधार पर संविधान की 7वीं अनुसूची, कुल 12 है हमारे यहाँ इस समय, मूल संविधान में 8 थी, बाद में 4 जोड़ी गई हैं। तो उनमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97+1 98 विषय हैं, यानी 97 थे। आप तो 97 ध्यान रखिए, एक को छोड़ दीजिए। मूल जो सूची थी उसमें 97 थे, उसमें बाद में एक और जोड़ा गया तो 98 हो गए हैं सब। तो उसमें 98 विषय हैं। कौन कौन से विषय, जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, संचार, मुद्रा, बैंकिंग, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य, बीमा, और बहुत सारे विषय जो है इसमें आते हैं। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ये सारे संघ सूची में, इन पर कानून संसद बनाएगी। दूसरा, राज्य सूची, मूल में 66 थे, बाद में कुछ कम हो गए, 7 विषय इसमें से हटा दिए गए। तो अब तो लेकिन संख्या 66 ही रहती है, वो कम वहाँ पे 66 लिखी रहती है। आपसे जनरली इस पर प्रश्न आएगा भी नहीं, लेकिन वैसे मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। इन विषयों पर सामान्य परिस्थितियों में राज्य की विधानसभा कानून बनाती है। जहाँ पर विधानसभा, वहाँ विधानसभा बनाएगी। जहाँ दो सदन हैं, कुछ राज्य हैं, वहाँ पर वो सब दोनों सदन मिलके बनाएंगे।
कौन कौन से कानून विषय हैं? लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं सफाई, कृषि, कारागार, स्थानीय स्वशासन वगैरह वगैरह, ये जो विषय हैं स्थानीय महत्व के, इन पर कानून बनाने का काम राज्य की विधानसभा करेगी। तीसरा, समवर्ती सूची। इसमें पहले 47 थे, अब बढ़ करके 52 हो गए विषय, 5 जोड़ दिए गए बाद में। तो संसद और राज्य विधानसभाएं दोनों को अधिकार है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का, और अगर दोनों के कानून में कोई विरोधाभास होता है तो संसद का कानून मान्य होगा। ये सामान्य प्रावधान है। हालांकि ये भी है कि अगर किसी विषय को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई हो, राज्य के किसी कानून को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित किया गया हो और फिर अनुमति मिल गई हो, तो उस राज्य में वो राज्य का कानून भी लागू होगा। कौन कौन से विषय हैं? आपराधिक विधि एवं प्रक्रिया, दीवानी प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद यानी तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, श्रमिक कल्याण, शिक्षा आदि आदि, ये विषय जो है समवर्ती सूची में आएंगे। इन पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ। फिर जहां पर विधानसभा नहीं है, उन केंद्र शासित प्रदेशों में या संघ शासित प्रदेशों में और जो क्षेत्र राज्य की श्रेणी में नहीं आते, यानी कुछ तो संघ शासित प्रदेश होंगे जो राज्य नहीं है, और कुछ भारत के क्षेत्र होंगे जो न संघ शासित प्रदेश, उनको कैटेगराइज किया गया, और न जैसे मैंने अभी बताया था सिक्किम की जैसे कुछ होते शुरू में कुछ समय के लिए रहते हैं, उनके लिए राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। तो बता ही दिया मैंने आपको। फिर अब कई बार क्या होता है कि कोई विषय विवादित हो जाता है कि कहाँ आएगा, कई बार व्याख्या करना मुश्किल होता है, उसकी सीधे सीधे समझ नहीं आता। तो ऐसे में नियम ये सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए उनके आधार पर ये नियम बना है कि अच्छा, इससे पहले देख लीजिए अवशिष्ट शक्तियां, वो संघ के पास अवशिष्ट शक्तियां जो तीनों सूचियों में नहीं आए कोई विषय, क्योंकि हर चीज का आप अनुमान नहीं लगा सकते। जब संविधान बना था तब इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट कहाँ जाएगा? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ के पास रहेंगी, सीधी सी बात ये है। विवाद की स्थिति में संघ सूची राज्य सूची पर प्रभाव और समवर्ती सूची पर प्रभावी होगी। अगर कोई विवाद होता है कोई विषय के टॉप लेकर के, तो निर्णय इस प्रकार से करता है सुप्रीम कोर्ट कि संघ को ज़्यादा महत्व देता है। संघ सूची जो विषय लगता है कि संघ सूची के ज़्यादा निकट है, उसको संघ सूची में मान लेता है। कई बार क्या होता है कोई विषय ऐसा लगता है दोनों में है, तो दोनों में से फिर उसकी व्याख्या करते में समय संघ की सूची को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे ही समवर्ती सूची के मामले और राज्य सूची का मामला हो तो समवर्ती सूची को प्राथमिकता दी जाती है, यानी संघ की तरफ झुकाव रहता है, कहने का अभिप्राय है। नेक्स्ट चलिए साहब, आप राज्य सूची पर संघीय विधियां। मैंने आपसे बताया कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची पर राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में संघ द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। कौन कौन सी विषय स्थितियां होंगी? 4 हैं मुख्य रूप से। पहला, राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित करती है कि ये राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है, और इस प्रकार का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा कई बार पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 249 में ये प्रावधान है। राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे कि अमुक विषय जो राज्य सूची में है वो राष्ट्रीय महत्व का है और इस पर संघ की संसद को कानून बनाना चाहिए, तो संघ की संसद उस पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है, और ये प्रस्ताव बार बार पारित किया जा सकता है, यानी असीमित समय के लिए वो संघ सूची में रखा जा सकता, संघ की संसद उस पर कानून बना सकती है। दूसरा, आपातकाल की उद्घोषणा हो जाए, मान लीजिए अगर आपातकाल की उद्घोषणा होती है 352 के तहत 300, तो फिर संघ की संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, चाहे वो 352 में हो, 356 में हो, 360 में, संघ की संसद कानून बना सकती है उसमें। नेक्स्ट, राज्यों के अनुरोध पर अनुच्छेद 252 में ये प्रावधान है कि राज्य अगर 2 या अधिक राज्य अनुरोध करें संघ की संसद से इस विषय पर आप हमारे लिए कानून बनाइए, तो संघ की संसद कानून बना सकती है।
इसको, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों का क्रियान्वयन। अनुच्छेद 253 में प्रावधान कि मान लीजिए कोई हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है किसी विषय पर और वो विषय राज्य सूची में है, तो वो फिर संघ सूची का विषय मान लीजिएगा। संघ की संसद उस पर कानून बना सकती है। राज्य को वंचित नहीं किया गया, लेकिन संघ की संसद उस पर कानून बना सकती है उसको क्रियान्वित करने के लिए, भले वो राज्य सूची का विषय है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, विकलांग व्यक्तियों का कल्याण का जो विषय था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन फिर 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, भारत सरकार ने की, उस पर हस्ताक्षर किए, विकलांगों के कल्याण से संबंधित थी वो, और उसके आधार पर संसद को शक्ति मिली और संसद ने 1996 में एक अधिनियम, 1995 में एक कानून बनाया, जिसको अब संशोधित करके 2016 में नया कानून बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये भी शक्ति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य विधि निर्माण शक्ति और संघीय नियंत्रण। एक छोटा सा टॉपिक पूरा करके आज का हम यही खत्म करेंगे। संघ का जो संघ को एक और अधिकार मिला हुआ है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसकी शक्ति पर भी संघ का नियंत्रण है। आपको पता है कि कानून तब बनता है जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं, राज्य में, केंद्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर, राज्यपाल के बाद जब कोई विधेयक जाता है तो राज्यपाल के पास विकल्प ये है कि या तो वो उस पर हस्ताक्षर कर देता है या हस्ताक्षर अपने सुझाव के साथ लौटा देता है पुनर्विचार के लिए, और या फिर उसके पास अधिकार ये भी होता है कि वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए उसको रोक ले, उसको आरक्षित कर ले, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दे। तीसरा विकल्प ये होता है। उसको लगेगा, कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, जब राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे तब हम उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए, कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है। दूसरी बात, कुछ विषयों से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ये भी एक मामला है। जैसे कोई संपत्ति का अधिग्रहण करना हो सार्वजनिक हित में, तो उसका इस प्रकार के विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तीसरी बात, वित्तीय आपात की स्थिति में संघ राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करने के लिए कह सकती है। तो ये भी प्रावधान है हमारे यहाँ संविधान में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संघ की पास बहुत व्यापक शक्तियां हैं विधायी क्षेत्र में। फिलहाल इतना ही रखते हैं, प्रशासनिक संबंधों की चर्चा फिर अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।